तकरीबन 8800 8877 या 79 के आसपास इनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश सरकार ने किए थे। जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तब भी 505 मकान रोज़ गिराए जाते थे। 21 घर हर घंटे गिराए गए हैं सिर्फ कोविड लॉकडाउन में। 21 में 3,48,600 मकान गिराए गए। आसाम में 2,20,000 के आसपास मकानों को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये मकान जो हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इनको सेलेक्टिवली उनको नोटिस भेजी जा रही है। जो बेसिक FIR हो गई उसका IO अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है। वो सबमिट होने से पहले उस जगह पर, उस मकान पर, उस घर पर बुलडोज़र चल जाता है। वो अपना मुकदमा लड़े, जेल में रह गए, कि अपने मकान टूटने का मुकदमा लड़े, तो वो इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट भी नहीं हुए। अब हमारे भाई के नाम पर क्या केस बना हमको मालूम नहीं, हमको कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ कहीं से। हम अपने बेटी को लेने के लिए जब स्कूल गए और जब वापस आए तो हमारा घर गिरा हुआ। कोई एक FIR होती है और FIR IO तक डिप्यूट नहीं होता है, कोई उसकी इंक्वायरी तक नहीं होती, लेकिन मकान गिर चुका होता है। मकान जो परवीन फातिमा का था, नोटिस जावेद मोहम्मद के नाम दिया गया और बाद में जब लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो नोटिस देने वाला जो इलाहाबाद विकास प्राधिकरण है उसके पास अपने ही पेपर नहीं है। रिहेबिलिटेशन इंडिया में आज तक किसी का नहीं हुआ। ब्रदर लईक ने ये बात कही कि इस वक्त मुल्क में अगर हम देखते हैं तो ये पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पर भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, वहाँ पर आपको ये नज़र आता है कि पहले एक प्रोसेस, पूरा ड्यू प्रोसेस होता था। उस प्रोसेस के तहत पुलिस FIR करती थी, कहीं भी कोई मामला होता था उसका इन्वेस्टिगेशन होता था और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद वहाँ पर जो है जुडिशरी अपने सेटअप के तहत जैसा भी मामला होता था उसमें सज़ा देती थी। तमाम हमने बीच के मामलों में टेरर केसेस भी देखे, टेरर केसेस के मामलात भी देखे, दूसरी चीज़ें भी देखी, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर जैसे ही पुलिस FIR करे और उसके 2 दिन के अंदर अंदर कोई नई चीज़ पैदा हो जाए। यानी कि पुलिस ने बाईपास कर दिया है पूरे जुडिशियल सिस्टम को और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इस तरह का मेकअप किया, इस तरह का बिल्डअप किया, जिससे कि जो है वो एक पूरा सिस्टम, जो लीगल सिस्टम जिस पे चलता था, वो पूरा चेन ब्रेक हो गया है। और उस ब्रेक करने की जो पॉलिसी है वो सबसे बड़ी पॉलिसी उसमें ब्रेक करने की आई है बुलडोज़र के नाम से। बुलडोज़र जो है वो 4 स्टेट में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, कई सारी बातचीत भी हैं, लेकिन वो 4 स्टेट में बुलडोज़र्स जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और कहीं पर वो इलेक्टोरल इशू के तहत वो बुलडोज़र बाबा के नाम से एक ब्रांड नेम एक चीफ मिनिस्टर का हुआ, तो दूसरे चीफ मिनिस्टर परेशान हुए, उनका नाम फिर बुलडोज़र के इस्तेमाल के बाद बुलडोज़र मामा हो गया। अब उसके बाद उसी लाइन में कई और सारे चीफ मिनिस्टर्स भी उसी लाइन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इवन जहाँ तक ये बुलडोज़र की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी है कि कोविड के लॉकडाउन में जब सारी चीज़ें बंद थीं तब भी लोगों के मकान और बस्तियां उजाड़ने का काम जो है वो लगातार जो है वो चलता रहा। कोविड का जब लॉकडाउन चल रहा था तो मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2021 के बीच में जो डेटा बताता है वो ये बताता है कि 2,57,000 जो है मकान जो है वो गिराए गए इस पूरे टेन्योर में। यानी कि जो है 505 मकान, जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तब भी 505 मकान रोज़ गिराए जाते थे। पूरे इंडिया की ये डेटा है, लेकिन अगर इसको फिल्टर करके आप बीजेपी के स्टेट की तरफ ये डेटा लेकर जाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि मोर और लेस ये जिन 4-5 स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ ये डेटा उन पे ही कंटेन करता है। यानी और अगर उसको और इस डेटा को सिर्फ कोविड लॉकडाउन के डेटा को अगर हम और माइन्यूट करके चलते हैं तो हमें मालूम चलता है कि 21 घर हर घंटे गिराए गए हैं सिर्फ कोविड लॉकडाउन में और उसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर हम सिर्फ 2021 की बात करें, 22 अभी बहुत जल्दी निकला है, तो इसका पूरा डेटा जो है वो डेटा कलेक्शन के तहत जो रिसर्च लोग करते हैं, जो हमारे दोस्त इस पूरे रिसर्च में काम कर रहे हैं कि कैसे किस तरह से डेमोलिशन की पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो उसमें नहीं अभी नंबर्स आए हैं 22 के। 21 में जो है वो
3,48,600 मकान गिराए गए हैं सिर्फ, और ये मकान रोज़ गिराए जाते हैं और इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। अब जो है इसको अगर हम देखें तो दिल्ली में जैसे जहांगीरपुरी में हुआ, आसाम में पूरा पॉलिटिकल रिवेंज सिस्टम के तहत हुआ, मध्य प्रदेश में एक सरकार जो पहले किसी दूसरी पार्टी की बनी, जब वो दूसरी पार्टी की मिड टर्म में बीच में ही सरकार बनी तो उसको ये लग रहा है कि हम अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को बुलडोज़र के ज़रिए कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वो उसकी तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल पूरा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरह से माहौल बिल्कुल चल रहा है। अब आसाम में क्या हुआ कि आसाम में कोई इस तरह का बुलडोज़र का मामला नहीं था। वहाँ एक मामला फॉरेन ट्रिब्यूनल का, या वहाँ पर एक मामला एनआरसी का या सीएए का, बॉर्डर पुलिस का, इस तरह के डिफरेंट वहाँ पर मामले सिटीज़नशिप से रिलेटेड थे। लेकिन सिटीज़नशिप की जब फाइनल लिस्ट आ गई, थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हुआ, तो वहाँ पर एक नया प्ले शुरू हुआ। वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई 2017 में आसाम में, जिसको कहा गया ब्रह्मा कमेटी। ब्रह्मा साहब उसको हेड कर रहे थे, वो वहाँ के असमीज़ हैं। तो वहाँ पर ब्रह्मा कमेटी 2017 में बनाई गई और 2019 में उस ब्रह्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। और उस ब्रह्मा कमेटी ने कहा कि आसाम के अंदर, आसाम के जंगल में, आसाम के नदी के किनारे और दूसरी सरकारी प्रॉपर्टीज़ में रहने का हक जो है वो आसाम के इंडिजीनियस लोगों का है। और आसाम के इंडिजीनियस लोगों का जो उन्होंने आइडेंटिटी पहले बताई थी, वो आइडेंटिटी 1989 में जो प्रॉपर्टी लैंड के ज़रिए दूसरी आइडेंटिटी सेट हुई थी, उसको पूरा यू टर्न दिया और कहा कि आसाम में आसामी बोलने वाले आदिवासी ही सिर्फ वहाँ के इंडिजीनियस हैं। बंगाली बोलने वाले लोग जो हैं वो किसी भी हाल में इंडिजीनियस नहीं माने जा सकते हैं। जिसके नतीजे में क्या हुआ, फिर एक सिलसिला लगातार शुरू हो गया, और वो शुरू हुआ आसाम के टी गार्डन्स से। आसाम में आसाम की जो एटीसी जिसको बोलते हैं, आसाम टी कारपोरेशन, वो तकरीबन 16 शहरों में उनके चाय बागान चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो काफ़ी वक्त से घाटे पे चल रहे थे, तो वो उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया। तो सबसे पहला जो आसाम में एविक्शन शुरू हुआ वो 2020 में आसाम की जो चाय के बागान थे, वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी के इलाके थे, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट करीमगंज का जो इलाका था, पत्थरकटी का जो इलाका था, उस इलाकों में सबसे पहले 7,000 मकानों को टारगेट किया गया। वो 7,000 मकान वहाँ पर जो है वो गिराए गए। फिर उसके बाद पिछले साल हमने देखा होगा कि सिपाझार एक इलाका था, वो फेमस इसलिए हो गया वहाँ का एविक्शन, क्योंकि वहाँ के उस वक्त के एविक्शन में जब एविक्शन हो रहा था तो गोली चली। गोली चलने में 3 आदमी मार दिए गए, और एक आदमी जब वो मर गया था तो एक पुलिस की तरफ से लाया गया कैमरामैन उसके ऊपर कैमरा लेके जंप कर रहा था। तो वो जंप वाला वीडियो बहुत मशहूर हुआ। लेकिन उससे पहले और उसके बाद में एविक्शन का, यानी लोगों की आबादी को सेलेक्टिवली हटाने का सिलसिला आसाम में लगातार जारी है। जहाँ पर ये वाला वाक़या हुआ, वहाँ पर जो है वो 1100 फैमिलीज़ रह रही थी। 1100 परिवार का, आसाम के परिवार थोड़े बड़े होते हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आसाम में इस वक्त फिर अब वो एक नई चीज़ ये लेकर आए। आसाम में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, उन्होंने कहा उस ब्रह्मपुत्रा नदी में, ब्रह्मपुत्रा हर साल अपना जो नदी का इलाका है वो बदलती रहती है, यानी कि उसकी धार जो है वो आगे पीछे होती रहती है। तो नदी की चार में जो भी लोग रह रहे हैं उनको उन्होंने कहा कि ये इंडिजीनियस नहीं है, इसलिए इनके हम कब्जे को नहीं मानते हैं। तो वो एक पूरी सीरीज़ उन्होंने शुरू करी जो ऊपर का आसाम है, यानी कि जहाँ पर असमी बोलने वाले लोग हैं, उसमें तकरीबन 40,000 मकानों को नोटिस दी गई, जिसमें गोलाघाट में 2600 बीघा में 662 फैमिली हैं, नौगांव में 1137 फैमिली हैं, उसके अलावा जो है वो सोनीतपुर में 426 हैं। ये थोड़ी कम फैमिलीज़ हैं क्योंकि ये इलाके आसामी बोलने वाले हैं। लेकिन ये जब आसामी बोलने वाले इलाकों से ब्रह्मपुत्रा नीचे आती है, जहाँ पर मुसलमानों की बड़ी तादाद है, हम सबको मालूम है कि वहाँ पर 33% आसाम की आबादी में 33% मुसलमान हैं। तो जब ये नीचे के डिस्ट्रिक्ट्स में आए,
जिसमें बरपेटा है, ग्वालपाड़ा है, जिसमें कामरूप है, जिसमें दरांग है, तो ये तादाद उन्होंने पहुंचा दी है लगभग 2,20,000 मकानों की। आसाम में 2,20,000 के आसपास मकानों को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये मकान जो हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इनको सेलेक्टिवली उनको नोटिस भेजी जा रही है। जो सिलेक्शन का पैमाना है वो बंगाली स्पीकिंग में हिंदू और मुसलमानों के बीच में सिलेक्शन है। सेलेक्टिवली उनको नोटिसेस भेजी जा रही हैं और 1 बाय 1 कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्सीमेटली कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं है जिसमें आसाम में जो है वो बुलडोज़र नहीं चलाया जा रहा हो। और उसके मामले ऐसे हैं कि इस पर मैं बाद में आऊँगा लास्ट में, कि कोर्ट भी उस पर एतराज़ कर चुका है लेकिन उस पर कोई बात मानने को तैयार नहीं है। एक तो ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है। दूसरा काम ये हो रहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं मुसलमानों से रिलेटेड, चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो बिजनेस सेटअप्स हों, चाहे उनके मकान हों, अगर किसी के नाम भी कोई प्राइमरी एफआईआर भी होती है, यानी कि एक बेसिक एफआईआर हो गई, उसका आईओ अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है, वो सबमिट होने से पहले उस जगह पर, उस मकान पर, उस घर पर बुलडोज़र चल जाता है। और बुलडोज़र चलाने के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है जिसमें बहुत पॉपुलर नारे दिए जाते हैं कि साहब वो तो मदरसा नहीं था, वो तो जिहादी ट्रेनिंग सेंटर था, तो हमने जिहादी से ट्रेनिंग सेंटर गिराया, तो क्या गलत किया, क्या सही किया, इस तरह के नारे। और वो मैटर अभी कोर्ट तक नहीं पहुंचे, यानी कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ कि उसका क्या लीगल स्टेटस था। उसके पहले ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तहत एक पूरे सोचे समझे स्टाइल में वहाँ पर डेमोलिशन का काम लगातार तरीके से आसाम में हो रहा है। उसके साथ साथ जब ये सारी चीज़ें चली तो आसाम में तो हमको मालूम है कि आसाम में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। हल्द्वानी में जो चीज़ें चल रही थी वो दिल्ली तक आ रही थी, 4 घंटे में दिल्ली का मीडिया पहुंच रहा था। लेकिन आसाम के जो इस पूरे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कहा जाए, अगर कहीं भी 20 लाख लोग या 25 लाख लोग जो डिटेलिंग करते हैं, उनके नज़दीक आसाम में तकरीबन उनका ये कहना है कि 7 मिलियन 70 लाख लोग जो हैं वो इस पूरे जो एविक्शन का प्रोसेस है उसको फेस करेंगे। यानी कि जो लोग एनआरसी को फेस कर रहे थे उनकी तादाद शायद कम हो सकती है, लेकिन एविक्शन को प्रोसेस को फेस करने की तादाद ज़्यादा बड़ी होगी और तकरीबन 70 लाख लोग इसको फेस करेंगे। और इसमें 90% जो पॉपुलेशन होगी वो सेलेक्टिवली मुसलमानों की होगी, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हम लोगों ने भी 3 पिटिशंस आसाम के गुवाहाटी हाई कोर्ट में फाइल करी हुई हैं, लेकिन उसमें कुछ वो मोटो भी हैं, बाद में उस पर बात करेंगे। तो आसाम में कोई चर्चा नहीं है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा होगा कि जब पिछला उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के वक्त में, चुनाव के समय में, जहाँ जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का सभा होती थी वहाँ पर अजय सिंह बिष्ट की सभा में बुलडोज़र लगाए जाते थे और गाना बजता था। और बहुत सारे गाने यूट्यूब में आपको मिलेंगे जो गाने बनाए गए, बुलडोज़र बाबा की जय होगी और फलां का घर बुलडोज़र तोड़ देगा, और उस तरह के गाने बजाए जाते थे। तो बुलडोज़र ने एक जगह अपनी बनाई कि ये जो है वो पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक सिंबल है, या पॉलिटिकली किसी कम्युनिटी को क्रश करने का एक सिंबल है, जिसके तहत हमने ये देखा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं बुलडोज़र के एग्जीक्यूटिव पार्ट की और बाकी चीज़ों की, लेकिन उत्तर प्रदेश जब सरकार थी 2017 से 2022 के बीच में, तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था वो अचीवमेंट था 8,000 से ज़्यादा इनकाउंटर्स। तकरीबन 8877 या 79 के आसपास इनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश सरकार ने किए थे। उसमें ज़्यादातर लोगों के पैर में गोली मारी गई थी और पैर में गोली मारने के बाद उनको जेलों में डाल दिया गया था। वेस्ट यूपी में खासकर कैराना, शामली, मेरठ और बिजनौर के इंटीरियर इलाकों में, यूपी वेस्ट के इलाकों में, जिन भी हिस्ट्री शीटर वो ये कहते थे कि वो हिस्ट्री शीटर है, छोटे मोटे जो भी मुकदमे होते थे, तो उन मुकदमों के हिसाब से जो भी लोग उनको पकड़ते थे वो उनके घर को गिरा देते थे। और उससे एक पॉलिटिकल माहौल बना जो 2022 की कैंपेन में बुलडोज़र लगाए गए। शुरुआत जो है वो सबसे पहले एक मुस्तकीम नाम करके 2 चाचा भतीजे थे,
शामली डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले योगी गवर्नमेंट ने एफआईआर होते ही गौकशी का एक मुकदमा लगा और गौकशी के मुकदमे को लगने के इमीडिएट बाद जो है वो उनका घर बुलडोज़र से गिरा दिया। जाहिर सी बात है कि जिसके घर वाले जेल में हैं उसके पास अपनी लीगल डिफेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो अपना मुकदमा लड़े जेल में रह के कि अपने मकान टूटने का मुकदमा लड़े, तो वो इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट भी नहीं हुए। तो अब जब ये पॉपुलैरिटी मिली और 2022 में सरकार वापस आई योगी आदित्यनाथ की, तो उसके बाद मध्य प्रदेश में एक पूरा माहौल बना कि बुलडोज़र से हम वापस सरकार में आ सकते हैं। और मध्य प्रदेश में जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने सभा करी और उसके बाद वहाँ पर भी ये काम शुरू हो गया। उन्होंने सभा करी थी दिसंबर लास्ट ईयर में कि जो भी इस तरह के केसेस आएंगे उसके घर को हम समतल कर देंगे और उसके घर को समतल करने के बाद उसको छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे। 2021 में उनके ये सभा हुई और उसके बाद लगातार जो है वो हमने देखा कि जितने भी 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 52 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन मध्य प्रदेश के 32 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। और इंसिडेंट्स का मामला ऐसा है कि पिछले साल के अगर मध्य प्रदेश के एविक्शन या बुलडोज़र्स के इंसिडेंट्स को हम देखते हैं तो 332 प्रॉपर्टीज़ को वहाँ गिराया गया। यानी कि बुलडोज़र जो है वो 332 प्रॉपर्टीज़ पर 332 मकानों पर बुलडोज़र चला और 223 प्रॉपर्टीज़ उसमें मुसलमानों की थी। 94 प्रॉपर्टीज़ हिंदुओं की थी, लेकिन हिंदुओं में भी सेलेक्टिवली हम देखते हैं कि कास्ट का रोल वहाँ पर था या पॉलिटिकल लीगेसी का रोल था, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता था या उनका कार्यकर्ता था तो उसके घर में इमीडिएट बुलडोज़र चला दिया गया। 14 का कोई डेटा नहीं मिलता है। तो 332 में 223 मुसलमानों की प्रॉपर्टी को गिराया गया और सिर्फ अप्रैल में सिर्फ 92 बड़े सेटअप गिराए गए। और वो अप्रैल का महीना आपको याद होगा कि अप्रैल में जब रमज़ान का महीना चल रहा था तो रमज़ान में रामनवमी पे खरगोन और सेंधवा 2 जगह दंगे हुए थे, जहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो जिन लोगों का नुकसान, जिनके घर जलाए गए थे वो भी मुसलमान थे। तकरीबन 250 से 300 लोगों के बीच में अरेस्ट किया गया था, उसमें 90% मुसलमानों को अरेस्ट किया गया था। और जो बुलडोज़र चलाया गया खरगोन और सेंधवा की प्रॉपर्टीज़ में, उसमें 92 में से 92 की 92 मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी। ये सारे केसेस हमारे आई विटनेसेस हैं और इसमें तकरीबन जो है ये 92 जिन प्रॉपर्टीज़ डेमोलिश करी गई हैं, इसमें 50 के आसपास का मुकदमा हम लोग इंदौर हाई कोर्ट में APCR की तरफ से लड़ रहे हैं। उसके बाद अप्रैल में भोपाल में मकान गिराया जा रहा है और नोटिसेस का कहीं कोई रोमत, जो असल इस पे सवाल है वो सवाल ये है कि कहीं भी लीगल ड्यू प्रोसेस का कोई लेना देना नहीं है। भोपाल का एक केस था, नजमा खान का एक मकान भोपाल में गिराया गया, तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी बच्ची को स्कूल लेने के लिए गए, हमारे पास में कोई नोटिस नहीं आया, कोई मामला नहीं था। हमारा भाई जो है वो एक केस में मुलव्विस था और उसका अरेस्ट हो गया था। हमारे पेरेंट्स जो हैं किसी दूर गांव में रायसेन के रहने वाले थे, मकान हमारा भोपाल में था। अब हमारे भाई के नाम पर क्या केस बना हमको मालूम नहीं, हमको कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ कहीं से। हम अपने बेटी को लेने के लिए जब स्कूल गए और जब वापस आए तो हमारा घर गिरा हुआ था। यानी कि बुलडोज़र आया और छोटा मकान रहा होगा तो एक स्ट्रक्चर को उसने 2 बार गिरा दिया। तो इस तरीके से एक पूरा सेटअप चला। फिर उज्जैन में कहीं पर छोटा मोटा अल्टरकेशन हिंदू मुसलमानों का हुआ तो वहाँ पर 22 घर गिरा दिए गए। फिर अभी क्या हुआ कि वो कहा जा रहा है कि महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन में उसको हम 10 गुना बड़ा करना चाहते हैं, तो 200 दुकानें अभी गिराई गई पिछले महीने। उसके बाद एक विनोद मिल है वहाँ पर, उसमें तकरीबन 600 के आसपास मकान हैं, उसको गिराने की बात हो रही है। और 2000 और आसपास के इलाके में मकान हैं, जिसमें ज़्यादा मकान जो है वो मुसलमानों के हैं, जिनमें किसी में हम लोग स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी में स्टे मिल पा रहा है, किसी में स्टे नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा
कहीं भी कोई केस हो रहा है। अभी जो प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में आ रही है, मध्य प्रदेश के खासकर मालवा रीजन में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि अचानक जो है कोई एक एफआईआर होती है और एफआईआर आईओ तक डिप्यूट नहीं होता है, कोई उसकी इंक्वायरी तक नहीं होती, लेकिन मकान गिर चुका होता है। चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो रतलाम हो, चाहे वो मंदसौर हो, इन सब, चाहे वो नीमच हो, इन सब जगह में मालवा रीजन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छोटा छोटा ऑल्टरकेशन है। यानी कि कोई किसी बात पे झगड़ा हो गया, दो ग्रुप में झगड़ा हुआ, दोनों ग्रुप के 2-4 लोगों के सर फटे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। छोटी मोटी कहीं पत्थरबाजी हो गई, पता चला अगले दिन जो है वो 4-6 मकान ज़रूर गिर गए हैं। और उनमें कोशिश ये रहती है कि सैटरडे में किसी तरीके से इस मकान में रात के टाइम नोटिस दी जाए और संडे में वो मकान को गिरा दिया जाए। जैसा कि हमने ये देखा कि इलाहाबाद में हमारे मोहम्मद जावेद के साथ मकान के साथ में, जावेद साहब के मकान में उन्होंने नोटिस दिया सैटरडे में और संडे में मकान को गिरा दिया, ताकि उनको मालूम है कि कोई अपील जो है वो मंडे से पहले नहीं हो सकती है। और मकान जो है वो इलाहाबाद में जो केस हुआ उसमें हम सबको मालूम है कि मकान जो है वो परवीन फातिमा का था, नोटिस जावेद मोहम्मद के नाम दिया गया। और बाद में जब लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो नोटिस देने वाला जो इलाहाबाद विकास प्राधिकरण है उसके पास अपने ही पेपर नहीं है, जबकि यहाँ सारे पेपर मौजूद थे। तो ओवरऑल पूरे इस प्रोसेस में, जहाँ पर 2,20,000 आसाम के मकान हों या सैकड़ों मकान उत्तर प्रदेश के हों या 1000 के आसपास पहुंचने वाली लिस्ट मध्य प्रदेश के मकानों की हो, कहीं भी किसी भी लीगल प्रोसेस का फॉलो नहीं किया जा रहा है। कहीं भी कोई लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। अब इस लिस्ट में एक नया स्टेट जुड़ा, हल्द्वानी का। हल्द्वानी में 2000 में जब नया स्टेट बना उत्तराखंड, तो उस वक्त जो है वहाँ से हाईकोर्ट बना उत्तराखंड की बेंच, और इलाहाबाद से सारे वकील आए। पहले वकील सब इलाहाबाद में होते थे, स्टेट का पूरा स्टेट एक था। तो उन्होंने ये डिमांड करी कि एक नई ट्रेन चलनी चाहिए इलाहाबाद के लिए। तो रेलवे ने ये कहा कि अभी हमारे पास में ज़मीन नहीं है, और हमारे पास अगर इस इलाके में ज़मीन होती तो हम एक नई रेलवे लाइन लगाकर और एक नई ट्रेन चलाते। ये कम्युनिकेशन वकीलों का और रेलवेज़ का मौजूद है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर किसी ने कब्ज़ा किया। फिर क्या हुआ कि 2003 में हल्द्वानी में एक नदी बिल्कुल स्टेशन के बराबर से गुजरती है, रेलवे स्टेशन के। उस नदी का नाम है गोला नदी। तो गोला नदी में एक ब्रिज था, वो ब्रिज 2003 में गिर गया। जब वो ब्रिज गिर गया तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी बिठाई गई। तो जांच की कमेटी ने ये कहा कि ये ब्रिज गिरने का रीज़न ये है कि जो ब्रिज के पिलर थे, तो पिलर के नीचे से और आसपास के इलाके से पत्थर उठा के लोगों ने चुराए हैं, यानी कि खनन जिसको बोलते हैं, खनन जो है हुआ है। और ये माइनिंग की वजह से, खनन की वजह से, पत्थर हटाने की वजह से इसका पुल कमज़ोर हो गया और ये गिर गया। और ये पत्थर उठा के चोरी करने का और माइनिंग खनन का काम रेलवे की अवैध ज़मीन पे बसे हुए लोगों ने किया है। रेलवे ने कहीं क्लेम नहीं किया। ये एक डिस्कोर्स आया। उसके बाद जब ये डिस्कोर्स आया और उसमें कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, 2014 में एक पंडित रविशंकर जोशी साहब थे। वो पंडित रविशंकर जोशी साहब जो हैं वो हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि रेलवे की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा हो रखा है और इस अवैध कब्ज़े को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा ये अवैध कब्ज़ा है और इस अवैध कब्ज़े को हटाना चाहिए। तब रेलवे ने ये बात कही कि हमारा इस इलाके में 29 एकड़ में 29 एकड़ में हमारा कब्ज़ा था। 10 एकड़ हमने गोला नदी के इंसिडेंट के बाद छुड़ा लिया है और 19 एकड़ पर हमारा कब्ज़ा है जिस पे हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये मैटर जो है वो सेटल हुआ, ढीला पड़ा, ज़्यादा जवाब सवाल नहीं हुए। और वहीं पर रेलवे की जो ब्रॉड गेज लाइन है, यानी कि जो मेन लाइन जाती है, उसके राइट हैंड साइड पे पूरी नदी है। लेफ़्ट हैंड साइड पर तकरीबन कहीं पर 200 मीटर, कहीं पर 100 मीटर और कहीं पे 500 मीटर की चौड़ाई पर एक छोटी लाइन के निशान बने हुए हैं। लोकल लोगों का ये कहना है, वहाँ के मकामी लोगों का, कि ये काफ़ी पहले इस जगह का नाम काठ गोदाम होता था। काठ का मतलब लकड़ी, लकड़ियों का गोदाम, लकड़ी का इलाका था। तो लकड़ियों को स्टेशन तक अपने इलाके से ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ठेकेदार ने ये पर्सनल लाइन डाली थी
और ये नज़ूल की ज़मीन है, क्राउन प्रॉपर्टी है। इस पे हम लोगों ने जो है वो कहीं पे फ्री होल्ड पट्टा है, कहीं पे हमने फ्री होल्ड करा लिया है, कहीं पे पट्टा लिया है अपनी ज़मीन का, और किसी ने इनेमी एक्ट वाली प्रॉपर्टी को भी ख़रीदा है। यानी कि उस इलाके पे जो लोग रह रहे थे वो पाकिस्तान चले गए थे, तो उनकी प्रॉपर्टी इंडियन गवर्नमेंट की हो गई थी। उससे इंडियन गवर्नमेंट के वहाँ से पैसा देकर उन लोगों ने 4752 तक उस प्रॉपर्टी को परचेज़ किया है। तो इस पूरी जो लाइन है इसमें कहीं पे 500 मीटर की विड्थ है, कहीं पे 200 मीटर की चौड़ाई है और लंबाई 2.9 किलोमीटर की है। 2.9 किलोमीटर की पूरी पट्टी है। तो इसको जब हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन गई जोशी साहब की, तो वहाँ पर एक एच.एम. भाटिया साहब थे। एच.एम. भाटिया साहब को कोर्ट ने कमिश्नर बनाकर भेजा, कोर्ट कमिश्नर बनाकर। और भाटिया साहब ने जो अपनी रिपोर्ट करी, वो रिपोर्ट ना वो पेपर से टैली करती थी, ना लोगों के जो डॉक्यूमेंट थे उससे टैली करती थी, बल्कि उन्होंने अपनी उस रिपोर्ट में जो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो रेलवे लाइन जाती थी उसको ही रेलवे की प्रॉपर्टी समझकर अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी। वहाँ से ये तनाज़ा बनना शुरू हुआ। उसके बाद 2016 में हाई कोर्ट उत्तराखंड ने, नैनीताल हाई कोर्ट ने इस पे वो दिया कि जो है वो रेलवेज़ को ये बोला, रेलवे कभी नहीं किया कि हमारी कोर्ट के पास कि हमारी ज़मीन है उसको छुड़वाया जाए या हमारी ज़मीन लोगों ने कब्जा कर रही। रेलवे ने कभी रेलवे पार्टी नहीं बना इसमें। 2016 में एक ऑर्डर आया कि आप इसको हटवाइए, इस कब्जे को हटाइए। 2014 की पिटीशन में 2016 में बोला। तो रेलवे ने क्या किया कि रेलवे का जो अपना कोर्ट है बरेली इज्जत नगर रेलवे कोर्ट, उससे इन जितने लोग थे उनको नोटिसेस भेजे। ये तकरीबन नोटिसेस की जो तादाद थी वो 78 एकड़ के इलाके की में पूरी नोटिसेस गई, और ये नोटिसेस 4690 मकानों को ये नोटिसेस भेजी। 1700 एक वहाँ के लोकल वकील हैं एडवोकेट यूसुफ साहब, तो 1700 नोटिसेस का जवाब यूसुफ साहब ने दिया। अब मसला क्या हुआ कि वहाँ पर कोविड की वजह से, कोविड लॉकडाउन की वजह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कोई भी आदमी पहुंच भी नहीं पाया और ऑनलाइन भी हिस्सा नहीं ले पाया, जिसके नतीजे में बरेली इज्जत नगर में उन्होंने एक्स पार्टी जजमेंट कर दिया, और उसके खिलाफ वो हायर कोर्ट में भी नहीं जा सके क्योंकि हायर कोर्ट में कोविड का लॉकडाउन था। तो इनको ये लोकल कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं समझ पाए, फॉलोअप नहीं कर पाए। बहुत छोटे मकान वाले लोग थे तो वो वहाँ नहीं पहुँचे। इसी बीच में इन सब पूरे प्रोसेस के बीच में पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कि ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इसको खाली करना चाहिए, हाई कोर्ट ने एक PIL पे ये जजमेंट दे दिया कि इसको जो है वो फला तारीख तक 20 दिसंबर का ये जजमेंट आया कि इन 4960 मकानों को खाली कर देना चाहिए। अब मसला ये है कि ये जो रेलवे की प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो रेलवे के पास इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। रेलवे ने हाई कोर्ट में कभी दावा नहीं किया, आज तक दावा नहीं किया कि हमारी प्रॉपर्टी है। जब ये 2016 में हाई कोर्ट का जजमेंट आया और कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट भेज दी, तो रेलवे ने क्या किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बताने के लिए मार्केशन किए, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारे से, कहीं पे खंबे लगाए, कहीं पे जो रेलवे की लाइन छोटी जा रही थी उस पे ग्रीन पेंटिंग कर दी। तो 2016 के बाद मुकदमा 2003 में शुरू हुआ है पूरा तनाज़ा। 2003 से लेकर 2016 तक रेलवे ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमारी प्रॉपर्टी है। 2016 में उसने अचानक जो है वो मार्केशन शुरू किया, मार्केशन उससे पहले नहीं हुआ। तो इस पूरी 78 एकड़ की प्रॉपर्टी में जो लोग हैं उनके पास जो पेपर्स हैं, वो पेपर्स हमारे इंडिया टुमारो के मसीह जम्मा भी गए थे और दूसरे पत्रकार भी हमारे साथ गए थे। वो पेपर जो हैं वो रेलवे से पुराने हैं, यानी कि रेलवे का जो इस्टेब्लिशमेंट काठ गोदाम में है उससे पुराने उनके पास में फ्री होल्ड के पेपर हैं या नज़ूल की प्रॉपर्टी के पेपर हैं। तो जब रेलवे का दावा ही नहीं है, उनके पास पेपर नहीं है, तो सिर्फ एक मैप की बुनियाद पर किसी को कहीं पे एविक्ट नहीं किया जा सकता। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटीशंस फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 तारीख को हम इस मैटर पे सुनवाई करेंगे। और टोटल 5 पिटीशन पहले डाली गई
और फिर 2 पिटिशंस 5 तारीख की सुबह डाली गई। जो 2 डाली गई उनमें से एक पिटिशन जमीयत उलमा हिंद की थी। तो 7 पिटिशंस की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर सुनवाई करी और जस्टिस कौल और जस्टिस ओका की बेंच थी और उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी, हालांकि वो लोग वहाँ पर इंटरिम रिलीफ के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि इंटरिम रिलीफ के तहत कि फ़ौरन हमें कोई राहत दी जाए, फ़ौरन बुलडोज़र नहीं चलाया जाए, क्योंकि ये तय था कि इसको 10 तारीख से पहले गिरा दिया जाए, यानी 10 तारीख से पहले इन लोगों को हटा दिया जाए और कब्ज़ा रेलवे अपने हाथ में ले ले। 28 तारीख को बुनियादी का भी मामला था कि वो ऐलान कराया जाएगा और ये होगा और वो होगा, तो काफ़ी वहाँ पर सिचुएशन वोलाटाइल थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे पहले ये बात कही कि किसी भी इलाके को 50,000 लोगों को आप एक रात में, 1 नाइट में रिमूव नहीं कर सकते, ना ही 7 दिनों में उनको हटा सकते हैं। तो बुनियादी बात, उसके अलावा जस्टिस कौल ने जो एक स्टेटमेंट दिया अपने पूरे जजमेंट में, उन्होंने कहा कि इसमें एक ह्यूमन एंगल है और उस ह्यूमन एंगल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस ह्यूमन एंगल में लोग रह रहे हैं, तमाम वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप कैसे उसको एक दिन में हटा सकते हैं। और पहले, अभी ये तय भी नहीं है, तो पहले अगर ये कुछ होता भी है तो आप रिहेबिलिटेशन की बात करिए। तो इसका तो हम लोग वेलकम कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट रिलीफ दी है, लेकिन सवाल अभी भी है कि रिहेबिलिटेशन तो उन लोगों का होता है जिनका कोई जो है वो पेपर नहीं हो, जिनका कब्ज़ा हो, जो ज़बरदस्ती उस इलाके में बस गए हों। लोगों ने इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर ज़मीन ख़रीदी हुई है, सरकार से ही जगह ली हुई है, तो ऑन पेपर वो 4,960 मकान है। अब उन मकानों में से एक मकान में 2 मकान हो गए, 2 फैमिली हो गई, किसी ने छत बना ली, तो लोगों का कहना है उस पूरे 78 एकड़ में तकरीबन 8,000 मकान है। अब 8,000 मकान जो पेपर के साथ में हैं, उनको आप कहाँ रिहेबिलिटेट करेंगे? रिहेबिलिटेशन इंडिया में आज तक किसी का नहीं हुआ। रिसेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा नदी में जो डैम बना उनका रिहेबिलिटेशन, या टेरी गढ़वाल में जो डैम बना उनका रिहेबिलिटेशन, इनमें से किसी का कोई रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ आज तक। तो हम लोग भी ये कोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले जब ये 7 फरवरी को सुनवाई होगी तो रिहेबिलिटेशन पे न जाकर बुनियादी तौर पर वो ज़मीन किसकी है और रेलवे का उस पर क्या पेपर हैं, और रेलवे अगर अपना राइट कह रहा है कि हमारा राइट है, ये हमारी ज़मीन है, तो वो किस बुनियाद पर ये बात कह रहा है। तो असल अभी डिस्कोर्स इस पे होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी राइट किसका है, ये प्रॉपर्टी किसकी है। और अगर ये रेलवे की प्रॉपर्टी थी तो बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ, 3 कॉलेज, 2 हॉस्पिटल, 5-6 जो है वो स्कूल्स, वो किस बुनियाद पर उस पूरे इलाके में खोले गए हैं। एक बड़ी आबादी, ओखला से बड़ी आबादी होगी, कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा घनी आबादी होगी। तो ये एक बड़ा सवाल है जिस पे हम लोग अभी भी ये चाह रहे हैं कि कोर्ट ने जो सबसे अच्छी बात कही, इस पूरे सुप्रीम कोर्ट ने अगर बात कही है तो ओवरऑल डेमोलिशन को लेके कही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर केस पे हम नहीं मानते हैं। तो जो ओवरऑल ये सारी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो आसाम में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, तो वो कहीं पे भी कोई ह्यूमन एंगल नहीं है कि एक औरत अपने बच्चे को स्कूल लेने जा रही है, लौट के आ रही तो उसका मकान गिरा पड़ा हुआ है। 46 बड़े सेटअप ऐसे थे, बड़े, जो 3 फ्लोर 4 फ्लोर के थे। कोई होटल चला रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बड़ा मकान बनाए हुए है, वो खरगोन के दंगों के बाद गिरा दिए गए। सेंधवा में मैं ऐसे मकान में गया जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे बेटे को टेरर के चार्जेस में पिछले 1.5 साल से जो है वो पुलिस ने जेल में डाल रखा है, और इस वाले दंगे में भी FIR कर दी उसके नाम। ज़बरदस्ती जब रात में अचानक FIR पुलिस वाले करते हैं तो नाम कहीं से ढूंढने होते हैं, तो जो आदमी जेल में था उसके नाम FIR कर दी और उसका घर गिरा दिया। अब उसका चाचा में मिला, बोला है तो हमारे लड़के भी नहीं है और आधा हिस्सा मेरा था, आधा भाई का था, तो भाई तो फिर भी कहीं शिफ्ट कर जाएंगे, मैं कहाँ शिफ्ट करूँ। तो बहुत तरीके का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बड़े बड़े मकान गिरे हुए हैं। एक किसी ने कहीं फुटेज डाल दिया, किसी लड़की ने अपने घर से एक पत्थर फेंका तो उसका मकान गया, उसके साथ 3 मकान और चले गए। तो ये, और कोर्ट का जो मसला है, हमने इंदौर हाई कोर्ट में कई मकानों का, खरगोन का भी जो है वो स्टे लेने की कोशिश करी, लेकिन मसला ये होता है कि जिनके पास में इंफॉर्मेशन है कि हमारा मकान टूट सकता है, या वो रोक लेता है, या कोई पुराना नोटिस उसको आया हुआ होता है, तो उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर वो कोर्ट जा रहा है। लेकिन जिसको मालूम ही नहीं चल रहा, अचानक रात के टाइम मकान गिरा। अब खरगोन में बेकरियों का शहर कहलाता है, तो कम से कम 25 बेकरियां मैंने देखी ऐसी जिनके लाखों रुपए का जिनका स्टॉक था और उनका पूरा पूरा तोड़ दिया। और तोड़ दिया तो
वो पूरा बिस्किट सब उसी में पूरा खंडर बना पड़ा हुआ है, वो ढेर लगा हुआ है, कूड़े के ढेर की तरह बिस्किट पड़ा हुआ है। तो जिसपे कोई भी ह्यूमन बातचीत नहीं हो रही है और कोई भी ड्यू प्रोसेस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई केस बुक नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सिर्फ सरकार की अपनी मनमानी है। और पुलिस जो है एज एन इंस्टीट्यूशन अपना जो बेसिक आइडेंटिटी है उसको खो चुका है। इस पे हम लोगों ने ये हल्द्वानी की जो सारी चीज़ें थी उसमें हम मेन पिटिशनर के तौर पर नहीं गए, लेकिन जो पिटिशनर हल्द्वानी के लोग पिटिशनर बने हैं हम उनको कई तरीके से गाइड कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में अगर हमको लगता है कि रिहैबिलिटेशन या क्लेम ऑफ द प्रॉपर्टी में किसी एक नई पिटिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम खुद भी APCR के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद गुवाहाटी में जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें गुवाहाटी का जो जुडिशियल सिस्टम है वो खुद उसका स्टेटमेंट क्या है, तो उसने जब ये सारी चीज़ें चली तो गुवाहाटी में हमने भी एक PIL दायर करी थी, 2 PIL और भी दायर हुई थी जो ये पूरा आसाम में जो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कोर्ट ने कहा नोबडी इज सेफ इन दिस कंट्री इफ दिस काइंड ऑफ द एक्शन इज परमिटेड। कोर्ट क्या कर रहा है, बार बार ये कह रहा है एग्जीक्यूटिव से गुवाहाटी के अंदर, हाई कोर्ट ये खुद कह रहा है कि ये एक्शन कोई लीगलिटी नहीं है, कोई चैलेंज इसको जो है ज़रूरत नहीं करने की। साफ साफ उन्होंने ये कहा, जो जस्टिस RM छाया की थी बेंच थी उसने साफ साफ कहा ओनली बिकॉज दे आर हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट दे कांट ब्रेक एनीवन्स हाउस, नोबडी इज सेफ इन दिस कंट्री इफ दिस काइंड ऑफ द एक्शन इज परमिटेड, द कोर्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हियरिंग। लेकिन उसके बाद जो है पुलिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब हमको कहीं ना कहीं से बचा लेंगे। साफ साफ जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर को कोई राइट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है चीफ सेक्रेटरी से इस हियरिंग के बाद से 3 बार कोर्ट जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट मांग चुका है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने वो इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं दी। तो आप इससे आइडिया लगा लें कि कोर्ट भी कितना बेबस हो रखा है इस पूरे बुलडोज़र पॉलिटिक्स के सामने। पटना हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया कि जो है जब वहाँ पर उनको मालूम चला तो ये पटना ऑब्जर्वेशन का हाई कोर्ट का ऑन द रिकॉर्ड जो है वो कंक्लूजन है, बुलडोज़र क्या यहाँ भी बुलडोज़र चलाने लगे? ऐसा कौन सा पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोज़र लेके घर तोड़ने चले गए इनका? whom you represent, स्टेट और अ प्राइवेट पर्सन? तमाशा बना दिया है, किसी का भी घर तुम तोड़ नहीं सकते। ये पटना हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन उस पटना हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी बिहार में भी कुछ मकानों का डेमोलिशन है, लेकिन वो इतने बड़े नंबर्स नहीं हैं जिनके बारे में जो है वो किया जाए। फिर उसके बाद अक्टूबर 2022 में जावेद मोहम्मद के मकान के बाद जो दूसरे डेमोलिशंस हुए उसमें फिर, क्योंकि उस दिन संडे था, कोई भी आदमी उनके मकान के मैटर पे कोर्ट नहीं जा सका क्योंकि नोटिस सैटरडे में थी। लेकिन इलाहाबाद में जो दूसरा एक हॉस्पिटल के जब ये तोड़ने पहुंचे तो हॉस्पिटल में उन्होंने जो नोटिस दी थी उसमें हॉस्पिटल तोड़ने के बीच में लोग वहाँ पहुँच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर स्टेट जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी का काम ले लेगा तो जुडिशरी के लिए बचा ही क्या है? जब तुमने मकान तोड़ दिया है तो पर हमारे पास क्या बात करने के लिए आए हो? ये स्टेटमेंट खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। उसके बाद जब शाहीन बाग में बुलडोज़र आया था तो नागेश्वर राव और BR गवई की जो बेंच थी उन्होंने भी साफ साफ कहा था वी विल टेक सीरियस व्यू ऑफ द डेमोलिशन विच वॉज कैरीड आउट इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, इवन आफ्टर NDMC मेयर वॉज इन्फॉर्म्ड, विल टेक अप द लेटर। ये स्टेटमेंट नागेश्वर राव का तब था कि जब हम NDMC को इन्फॉर्म कर चुके हैं। जब जहांगीरपुरी में आपको याद होगा वृंदा करात वगैरह मौजूद थी तो ऑर्डर की कॉपी MCD के ऑफिस में फैक्स करके भेजी जा चुकी थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर डेमोलिशन चल रहा था। तो ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है जिसमें आप हमसे कहेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं। तो अब जैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन में कल ही हम लोगों ने 3 स्टेज लिए हैं जिसमें महाकाल के मंदिर को बड़ा करने की बात हो रही है। हाई कोर्ट में जावेद साहब का जो केस है वो हम लोग हाई कोर्ट में देख रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन मैंने आपको बताया कि सेंधवा और इनके खरगोन के अगर केसेस को आप क्लब कर लें तो 92 में तकरीबन 40 से अबव केसेस हम लोग देख रहे हैं। सेंधवा में एक डेवलपमेंट ये हुआ कि वहाँ 11 बड़े मकान गिराए गए। जब हम लोगों ने केस किया और केस हाई कोर्ट में हुआ और नोटिसेज इशू हुए
तो उन लोगों को बुलाकर गवर्नमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में हम पैसे दे देंगे, तुम थोड़ा सा पैसा अपना लगा के दोबारा घर बना लो, लेकिन केस वापस ले लो। अब मसला ये है कि केसेस के नतीजे आते हैं, लेकिन नतीजे भी कोर्ट का जो एनवायरनमेंट है वो हमको सब पता है और बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन ये है कि हम लोग लगातार इस पे कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बावजूद इन सारी चीज़ों में जिस पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी हैं, कोर्ट के रिमार्क्स भी हैं और हम लोग तमाम सारी पिटीशंस में कोर्ट गए भी हुए हैं, उसके बावजूद एक बड़ा पब्लिक मूवमेंट इन सारी चीज़ों के खिलाफ जब तक नहीं होगा तब तक इन सरकारों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनको ये लगता है कि ये जो पूरा बुलडोज़र है ये इनको पॉलिटिकल बेनिफिट भी दे रहा है। ये शुरुआत यूपी में हुई, यूपी के इलेक्शन के बाद से फिर वो एमपी ने उसको फॉलो किया, आसाम उसी रेस में आगे आ गया है, 2 मकानों के इंसिडेंट कर्नाटक में भी हुए हैं। तो ये पूरी एक रेट रेस चल रही है जिसमें ये सबको लग रहा है रेट रेस में कि हम जो है बुलडोज़र का इस्तेमाल करके और इसको मुस्लिम सप्रेशन का टूल बनाकर अपने पॉलिटिकल सेटअप को मजबूत करेंगे। लेकिन उसमें क्राइसिस ये है कि इसमें कहीं भी जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स कहीं भी नहीं आती हैं। कहीं कहीं ये भी महसूस होता है कि जब हम ऑब्जर्वेशंस सुनते हैं जजेस के तो ये लगता है कि दे आर फीलिंग हेल्पलेस। तो बहरहाल अब यह है कि जो कोर्ट रूम का लड़ाई है, जो लीगल लड़ाई है, जो कानूनी लड़ाई है, वो हम लोग लड़ रहे हैं। गुवाहाटी में भी हम लोगों ने 3 पिटीशंस फाइल करी हुई हैं। तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां जिसको खाली छोड़ा गया है। लेकिन अब इसमें यह भी है कि कुछ लिखने का, पढ़ने का, दौरा करने का, रैली करने का, धरना करने का, कहीं ना कहीं कोई एक तरीके से या तमाम तरीकों को निकालकर एक पब्लिक मूवमेंट बिल्डअप करना चाहिए। जब वो पब्लिक मूवमेंट बिल्डअप होगा, आवाम खुद इसके खिलाफ खड़ी होगी। और इसमें दूसरे पहलू भी हैं भाई। आप ये समझें कि जो 4960 मकान हैं हल्द्वानी में, उसमें 400 से ज़्यादा मकान गैर मुसलमानों के हैं, जो हमारे बिरादरान वतन हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के उनके मकान हैं। जो बनभूलपुरा इलाका है उसमें जो लेन नंबर 17, 18, 19 है, या इंदिरा नगर का जो इलाका है, ये इन पूरे इलाकों में बड़ी तादाद में मकान जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स के हैं। वो कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, घर के अंदर से निकलेंगे नहीं, लेकिन हम जो है वो अपना घर नहीं टूटने देंगे। तो ओवरऑल जो जिस तरीके से सेग्रीगेट करने की पॉलिटिक्स है बड़ी ख़तरनाक है। और इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ लीगल चीज़ों से नहीं होगा, क्योंकि लीगल मैंने आपके सामने सारे डिस्कोर्स को रख दिया है। इसमें कुछ पब्लिक मूवमेंट भी हमको बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।